31 अक्टूबर 1984 का दिन। वक्त होगा 9:30 बजे के आसपास का। लोग अपने काम पर जा रहे थे, तभी अचानक दिल्ली दहल गई। सफदरजंग में बने पीएम ऑफिस के बाहर इंदिरा जी को उनके 2 गार्ड्स ने मिलकर गोली मार दी थी। उस वक्त सिर्फ बीबीसी ही इस खबर को कवर कर रहा था और किसी भी इंडियन टीवी चैनल ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस घटना की कवरेज भी कर सके। यहां तक कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी शाम 6 बजे तक इस हादसे से जुड़ा कोई टेलीकास्ट नहीं किया था। हालांकि अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों की ये हेडलाइन रही। अखबारों मतलब प्रिंट मीडिया ही एक बड़ा जरिया बना जिसने इस अनफॉर्चुनेट इवेंट को देखकर लोगों को उससे रूबरू करवाया। उस टाइम इंडियन मीडिया इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक्सपेंडेड नहीं था, लेकिन अब बात अलग है। अब इंडियन मीडिया हमें तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करवा देता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया की, वही मीडिया जिसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। तो क्या है प्रिंट मीडिया का रोल? क्या डिफरेंस है दूरदर्शन और टेलीविजन में? कैसे इंडियन मीडिया ने आधे घंटे के एक्सपेरिमेंट से 24/7 टेलीकास्ट तक का रास्ता तय किया? जानते हैं इंडियन मीडिया का पूरा सफर आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रस्ट स्पेशल में। मीडिया के दोनों हिस्से मतलब प्रिंट मीडिया जैसे अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और रेडियो चैनल, इन दोनों का भारत की आजादी और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। हिस्टोरिकली प्रिंट मीडिया का जन्म राजाओं के नियम कानूनों या घोषणाओं को मैन्युस्क्रिप्ट और कॉपर प्लेट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाने के साथ हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट्स के जरिए ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती। दुनिया में प्रिंट मीडिया के जन्म का क्रेडिट जर्मनी को जाता है। 1604 में जोहान कैरोल्स द्वारा पब्लिश रिलेशन एलर फरमैन एंड गैडन कॉर्डेजन हिस्टोरियन पहला वीकली अखबार था, जबकि भारत में 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट के नाम से पहला अखबार निकाला था, जो अंग्रेजी में छपता था। ये अखबार अंग्रेजों को क्रिटिसाइज करता था, इसलिए 2 साल में ही इस पर बैन लगा दिया गया। बीच में कई मैगजीन आए गए, लेकिन 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर ने उत्तंड मार्तंड नाम का पहला न्यूज़पेपर निकाला। क्योंकि हिंदी सबके समझ में आती थी, इसलिए यह अखबार आम लोगों में भी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ। वहीं जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, लोगों को अक्सर न्यूज चैनल्स ही ध्यान आता है। टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया, ये सारे एलिमेंट मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। इसमें सबसे पुराना है रेडियो। आजादी से पहले ही रेडियो की शुरुआत हो चुकी थी। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे और इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की शुरुआत हुई। हालांकि इन दोनों के ट्रांसमीटर ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए केवल आसपास के एरिया तक ही इनकी पहुंच थी। इसके कुछ साल बाद ही 23 जुलाई 1927 को भारत के वायसरॉय इरविन ने बॉम्बे रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया पहला सरकारी रेडियो स्टेशन था। इसके 3 साल बाद 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नेशनलाइजेशन किया गया और जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। ये ऑल इंडिया रेडियो ही 1956 में आकाशवाणी कहलाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि आकाशवाणी आज के सभी एफएम चैनल्स का दादा है। आज अकेले आकाशवाणी के 450 एफएम चैनल्स हैं। इसके अलावा भारत के 107 शहरों में 371 निजी एफएम स्टेशन भी चलते हैं। रही बात टीवी चैनलों की, तो आज सैकड़ों में इनकी गिनती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। डेट थी 15 सितंबर 1959, जब पहली बार लोगों को टीवी पर कोई वीडियो प्रोग्राम दिखा। उस समय दूरदर्शन का टेलीकास्ट सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे ही होता था और इसमें बच्चों और खेती से जुड़े प्रोग्राम ही दिखाए जाते थे। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था, जो 1975 में दूरदर्शन बन गया। ये दूरदर्शन नाम इतना पॉपुलर हुआ कि टीवी को हिंदी में दूरदर्शन कहा जाने लगा। जी हाँ, जैसे डिटर्जेंट का मतलब सर्फ और टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट बन गया है, वैसे ही कभी टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन होता था। गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट सफल रहा और 1965 में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और मुंबई में 1972 में, अमृतसर और श्रीनगर में 1973 में और कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई में 1975 में इसके टेलीकास्ट की शुरुआत हुई।
दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई और इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में होने वाले एशियाई खेल। 1982 में ही भारत में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुए। इसके अलावा 1965 से ही हर दिन 5 मिनट के न्यूज बुलेटिन की भी शुरुआत हुई और भारत में बीज पड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन न्यूज टेलीकास्ट का इंटरवल सबसे पहले सिर्फ 5 मिनट का ही था। लेकिन टीवी को गांव-गांव तक पहुंचाने का क्रेडिट जिस महान इंसान को जाता है, उसका नाम सबने सुना ही होगा। ये थे हमारे महान वैज्ञानिक और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई। और इस रेवोल्यूशन के लिए जो जगह चुनी गई वो थी खेड़ा जिले का गांव पिज। ये गांव ही आगे जाकर भारत में टीवी रेवोल्यूशन का सेंटर बना। इस काम में विक्रम साराभाई ने नासा की मदद ली और जो सैटेलाइट बनकर तैयार हुआ उसमें 9 मीटर का एक एंटीना होता था। इसी पिच गांव में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिए गए लो पावर ट्रांसमीटर और एक प्रोडक्शन स्टूडियो को स्टैब्लिश किया। 35 किलोमीटर के दायरे में 400 गांव में 651 टीवी सेट बांटे गए थे और जुलाई 1975 को पहली बार सैकड़ों लोगों के सामने खुले मैदान में पहली बार इस जादू को दिखाया गया। दोस्तों, क्या आप लोगों ने हम लोग सीरियल देखा है या कम से कम इसका नाम सुना है? 1984 के टाइम के लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। ये भारत का पहला टीवी सीरियल था। 1982 में उस समय के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वसंत साठे मैक्सिको घूमने गए, जहां उन्होंने एक मैक्सिकन सीरियल के बारे में सुना। इस सीरियल का नाम था वेन कॉनमिगो, जो 1975 में शुरू हुआ था। इसी से इंस्पायर होकर हम लोग सीरियल को तैयार किया गया, जिसमें उस समय के दिग्गज कलाकार कास्ट किए गए, जिनमें से एक थे दादा मुनि अशोक कुमार, जो इस सीरियल के नरेटर थे। इसके बाद आया इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का वो साल जिसे कोई चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये दिन था 25 जनवरी और साल था 1987 और प्रोग्राम का नाम था रामायण। इसके बाद बाकी सब हिस्ट्री है। इसके बाद एक साल बाद ही 2 अक्टूबर 1988 को एक और सीरियल आता है, नाम महाभारत। ये 2 सीरियल ऐसे थे जिनकी पॉपुलैरिटी का लेवल आज तक कोई मैच नहीं कर पाया। इससे जुड़े कई किस्से कहानियां आप पहले से ही जानते होंगे। इस दौर के लोग बताते हैं कि जिस समय ये दोनों सीरियल टेलीकास्ट होते थे, उस समय बसों और ट्रेनों के पहिए रोक दिए जाते थे। इन दोनों सीरियल्स की वजह से दूरदर्शन अपने गोल्डन एज में एंटर कर रहा था। ये वो समय था जब दूरदर्शन 24/7 चैनल बन चुका था, जिसमें 15 मिनट न्यूज के लिए भी होते थे और भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर में इसकी मोनोपोली थी। इसलिए इसे भर भर के एड्स मिलने लगे और इन एड्स की वजह से दूरदर्शन पारस पत्थर साबित होने लगा। 1990 में CNN के साथ दूरदर्शन का टाई अप हुआ और भारत में निजी चैनलों के लिए रास्ते खुलते नजर आए और हुआ भी वही। और साल 1992 में 2 अक्टूबर को सुभाष चंद्र ने ZTV के नाम से देश का पहला प्राइवेट टीवी चैनल लॉन्च किया। इस चैनल ने आते ही धूम मचा दी। दूरदर्शन के फैमिली सीरियल्स को ZTV के सीरियल्स कांटे की टक्कर दे रहे थे, लेकिन दूरदर्शन अभी भी बहुत ऊंचाई पर था। इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का काम किया मुकेश खन्ना जी ने। इनके सीरियल का नाम था शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। ये 1997 में शुरू हुआ और बहुत ही कम समय में हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद तो प्राइवेट चैनल की बाढ़ सी आ गई। आज 800 से ज्यादा चैनल स्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन व्यूवरशिप के नंबर्स की बात करें तो आज भी दूरदर्शन टॉप पर है। लॉकडाउन के समय इसकी व्यूवरशिप ने 100 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कोई भी टीवी चैनल, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो या स्पोर्ट्स या न्यूज चैनल हो, वो कैसे कमाई करते हैं? चलिए हम बताते हैं। आप सबने एक शब्द जरूर सुना होगा, TRP। डिटेल में कहूं तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। सारा खेल इसी TRP का है। जिस चैनल और प्रोग्राम की TRP अधिक होती है, उसकी कमाई भी अधिक होती है। लेकिन कैसे और कौन तय करता है कि किस चैनल या प्रोग्राम की TRP कितनी है? असल में TRP एक टूल है जो हमें बताता है कि कौन सा चैनल और कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जाता है। आसान भाषा में TRP किसी टीवी चैनल या प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी बताता है।
ऐड देने वाले और इन्वेस्टर्स के मूड को समझने के लिए टीआरपी की ही मदद लेते हैं। एक चैनल की टीआरपी के हिसाब से ऐड देने वाले तय करते हैं कि उनका ऐड कहां दिखाया जाएगा। जब भी टीआरपी बढ़ती या घटती है तो चैनल और प्रोग्राम की कमाई भी बढ़ती या घटती है। और अब दूसरी बात कि टीआरपी तय कैसे होती है। टीआरपी काउंट करने के लिए भारतीय एजेंसियों इंटाम और डार्ट की मदद ली जाती है। इंटाम मतलब इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट। इससे पहले डार्ट यानी दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीवी रेटिंग का इस्तेमाल टीआरपी रेटिंग को काउंट करने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही अवेलेबल था। अब भी डार्ट मौजूद है और ये एक ऐसी एजेंसी है जो गांव के लोगों के टीवी देखने के पैटर्न को ध्यान में रखती है। वो बिना किसी रूल या पैटर्न के लोगों को चुनती है और उनसे अलग अलग चैनलों और टीवी प्रोग्राम्स के बारे में सवाल करती है और व्यूअर्स के आंकड़े पाने के लिए हाईटेक तरीके का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि टीआरपी की भूख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह हावी हो गई है कि चैनल और प्रोग्राम वाले कभी कभी अपनी लिमिट और डिग्निटी भी दांव पर लगा देते हैं। हिस्टोरिकल और रिलीजियस फैक्ट्स को अपने हिसाब से ढालना इसका बस एक हिस्सा भर है। तो ये थी दोस्तों हमारे देश की मीडिया की जर्नी। ये हमारी मीडिया ही है जिसने अखबारों के जरिए हमारी आजादी की आग को बढ़ाने में मदद की, हमारी आजादी की खबर को गली गली तक पहुंचाया, फिल्मों, टीवी और रेडियो के जरिए हमारे खेलों और एंटरटेनमेंट को घर घर तक पहुंचाया। और वो मीडिया ही है जिसने हमारे अंदर नई सोच के नजरिए को बनाए रखा। हर डेमोक्रेसी में ये फोर्थ पिलर जरूरी है, क्योंकि इसका काम ही डेमोक्रेसी को आईना दिखाना है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इंडियन सिनेमा पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लॉटरी से जुड़े हमारे खास वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें द ट्रस्ट स्पेशल। जय हिंद।